एनवायरमेंट इश्यूज हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली नीट के अंदर इसमें से चांसेस हैं फोर, अप्रॉक्सीमेटली फोर क्वेश्चंस आने के। फोर से ज़्यादा भी सकते हैं बट फोर तो पक्का ही आएंगे। सो इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट देखो क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाता है लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल डेट्स हैं, कुछ स्पेशल एक्ट है, कुछ एक्ट्स एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। कई सारी अलग अलग क्या बोलते हैं इसके अंदर, लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट के ऊपर दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर जो है वो एज अ होल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज एज अ होल पढ़ोगे तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम बोरिंग सा लगने लग जाएगा। तो रिवीजन के अंदर एज अ होल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ने की जरूरत है, और क्वेश्चन उसके अलावा बाहर से तो कुछ आएगा ही नहीं, ये पक्का है, ठीक है। जितना भी इसके अंदर डेटा होगा ना, दैट इज वर्ड्स में जितना भी होगा उसको पकड़ने की कोशिश करना, उनको अलग से जो मैं बोलता ही हूँ पहले से ही बार बार कि पेजेस के पेज एक पेज बनाओ एंड उसके अंदर जितने भी डेटा होंगे उनको अलग से लिखते रहो, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में जो सबसे मुझे लगता है पहले आना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, वो पहले बता देता हूँ मैं, उसके बाद फिर जो चीज़ें रट्टा मारने वाली हैं जो कि बार बार पढ़ने पे समझ में आती हैं वो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आई थिंक वो है डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का, ठीक है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो जो तुम्हें ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बीओडी। व्हाट इज बीओडी, ठीक है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है बीओडी के अंदर, तो इसमें ना बायोकेमिकल लिख के आता है, कभी कभी बायोलॉजिकल लिख के आता है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, दोनों के दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। नेवर कंफ्यूज दैम कि क्या कुछ ना कोई बोलता है कि दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक्चुअली मतलब क्या है इसका, तो ऊपर वाली लाइन में जस्ट लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, साफ साफ लिखा हुआ है, सजेशन रीजन में आ सकता है ये लिख के, ठीक है। सो द पॉसिबल एस्टिमेट अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बेसिकली कितना मतलब हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू डिग्रेड दैट ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मैटर इनटू द सीवेज, इन सीवेज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये यूजुअली बैक्टीरियाज का ही होता है, ठीक है, और ये बायोडिग्रेडेबल मैटर का ही होता है ऑलवेज, ठीक है। याद रखना जितना रेजिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट कौन, मतलब ये कौन होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, तो ये यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हमने पीछे फंगाई और बैक्टीरियाज की बात की थी, उनके अंदर अगर तुम्हें याद हो तो वही थे वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो वही फंगाई और बैक्टीरिया जो है इस बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड को ऑक्सीजन से तोड़ने की कोशिश करते हैं, और दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर्ड होती है हमें उस बायोडिग्रेडेबल मैटर को तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो ये एक्चुअली ऑक्सीजन का डिमांड है, ठीक है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है तुम्हें दिख रहा है अगर तो ध्यान से देखना। सबसे पहले सीवेज डिस्चार्ज का ही पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग सीधे सीवेज डिस्चार्ज करते हैं। जैसे ही हम लोग सीवेज जहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं तुरंत वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल, पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तुरंत डाउन कर जाता है, ठीक है। डाउन क्यों कर जाएगा डाउन, बिकॉज जैसे तुमने सीवेज जहाँ भी सीवेज डिस्चार्ज होता है वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फंगाई और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करने लगते हैं, क्या करने के लिए, इस जो तुमने सीवेज डाला है इसको डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिक्रीज कर जाता है, और जैसे जैसे फिर पानी जो है वो आगे बढ़ता जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ध्यान देना जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है तो होता क्या है कि ये जो कचरा था और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, और बीओडी अपने आप कम हो जाएगी फिर। सो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका वही वाला पार्ट जहाँ पे हमने वो जैसे ही हमने जहाँ पे वो सीवेज डाला वहाँ पे तुरंत ऑर्गेनिजम्स
फिश उस ये सब फिश सब कुछ मर जाते हैं। एंड जहाँ पे रीअपेरेंस होता है क्लीन वाटर का, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और व्हाट इज एक्चुअली डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक्चुअली इन्वर्स का रिलेशन होता है। अगर ध्यान से देखो तो ये इन्वर्स का ग्राफ है एक्चुअली, दोनों के बीच में जब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब कुछ इम्प्योरिटीज जो दी हुई हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, बट थोड़ा सा दिमाग में रखना कि डिजॉल्व जो मिनरल्स होते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, ठीक है, वेस्ट वाटर के अंदर उनमें क्या क्या आता है। तो नाइट्रेट्स होता है, अमोनिया होता है, फॉस्फेट एंड बेसिकली जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। और कोलॉइड का मतलब होता है छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ये डिजॉल्व नहीं होता ये। ठीक है, और सस्पेंशन दैट इज थोड़े छोटे होते हैं उससे। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, तो इसको ज़्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं है। जो मार्क करने की जो जरूरत थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ग्राफ को थी अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी, और यहाँ से बीओडी को मार्क करने की जरूरत थी। और देन फिर उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जब भी कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट जो है पानी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से ग्रीन कलर की काई जिसे बोलते हैं वो जम जाती है पूरी पानी। अगर तालाब कोई गांव गया होगा ना तो तुमने देखा होगा तालाब के ऊपर एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे पत्ते ऐसे होते हैं ये। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, नॉट बड़े बड़े। ठीक है, क्योंकि जो बड़े पत्ते होंगे जो एकदम पत्ते ऐसे दिखेंगे वो एक्चुअली वाटर हायासिंथ होता है। ठीक है, कॉर्निया। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें याद हो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जब मैं आपको बता रहा था मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। ठीक है, तो जब शूट ट्रैवल करता है तो मैंने तुम्हें बताया था ये बात कि ये उसमें एग्जांपल भी आया था मॉडिफिकेशन ऑफ शूट के अंदर और स्टेम के अंदर एक कॉर्निया। ठीक है, जो कि ट्रैवल करता है वाटर के ऊपर जैसे ट्रैवल करती है ग्रास लैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल भी था वहीं पे। वापस जाके एक बार कनेक्ट कर सकते हो डॉट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, तो ये कॉर्निया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। ठीक है, एल्गल ब्लूम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उतने बड़े नहीं होते लेकिन ये फिश की मोर्टेलिटी कॉज, बिकॉज ऑक्सीजन चूस जाएंगे सारा सारा, तो इस वजह से फिश की मोर्टेलिटी कॉज करते हैं, फिश या जितने भी अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नेक्स्ट, टेरर ऑफ बंगाल किसकी वजह से हुआ था, तो यार ये एक्चुअली ना ये जो वाटर हयासिंथ है ना ये इंडिया में था नहीं, एक्सोटिक है, ये बाहर से लाया गया था ये ब्यूटी के लिए अपने। ठीक है, जब इसे लेके आया गया तो उसके बाद ये भाई फैलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ही फैलना शुरू हो गया, और अब ये चारों तरफ है। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे इंडिया में कहीं भी पाया जाता है। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल इसी वजह से बोलते हैं कि जितनी वाटर बॉडीज थी वहाँ पे ये अबेंडेंटली मतलब फुल एकदम पैशन में ग्रो कर रहे थे एकदम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये कुछ हैवी मेटल्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका जस्ट नीचे इसका डेफिनेट मतलब डिफाइन किया हुआ है। तो जिनकी डेंसिटी जो है वो इतने से ज़्यादा होती है दे आर कॉल्ड हैवी मेटल्स। ठीक है, उनमें कौन कौन आता है इनको 1 2 3 4 करके लिख लेना, जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये चार, मरकरी, कैडमियम, कॉपर और लेड। ठीक है, ये चारों के चारों जो हैं ये डेंस मेटल में आते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीज़न जस्ट नीचे दे रखा है। और क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना ये एलिमेंट फैट सॉल्युबल होते हैं। तो अब याद रखना ये बात, जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी चीज़ फैट सॉल्युबल होती है तो वो चीज़ फैट से जाके चिपक जाती है। ठीक है, और जब वो चिपक जाएगी तो अगर उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया तो वो फैट जो है ना वो सीधा उसकी बॉडी में चला जाता है, मतलब सीधा बॉडी में अब्जॉर्ब, फैट जो है ना वो बिना मतलब टूटे अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बिना टूटे मतलब इतना भी लेवल पे टूटता नहीं है वो, जिस तरीके से प्रोटीन और बाकी कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं, तो वो सीधा अब्जॉर्ब हो जाता है, पास थ्रू हो जाता है, वो जाके अब्जॉर्ब हो जाता है। और अब फॉर एग्जांपल के लिए बगल में एक एग्जांपल दिया हुआ है डीडीटी का। डीडीटी अगेन जैसे हैवी मेटल्स होते हैं वैसे ये भी फैट सॉल्युबल है। तो होता क्या है कि इमेजिन करना पानी के अंदर बहुत कम डीडीटी होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन जो है उन्होंने क्या किया, इन डीडीटी को खाया। जब ये डीडीटी जो है जू प्लैंक्टन के अंदर गया तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा ही खाएंगे ये लोग, ऑब्वियसली इनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है तो बहुत सारा डीडी मतलब पानी खाएंगे ये जीने के लिए। तो जब ये
खूब सारा डीडीटी मतलब पानी खाते हैं, तो उसके साथ साथ इनका डीडीटी भी, मतलब डीडीटी भी पानी से इनके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है, तो जाके स्टोर हो जाता है इनके अंदर। और उसके बाद फिर ये जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाती है, और ऑब्वियसली वो एक को तो खाएगी नहीं, वो कई सारे को खाती है। जब वो खाती है तो नेक्स्ट जो डीडीटी का लेवल है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो स्मॉल फिश है, उसको कोई बड़ी फिश खाती है, ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक फिश तो खाएगी नहीं, ठीक है, तो वो कई सारी खाएगी, तो वो 2 ppm हो जाए, हो जाएगा। ppm का मतलब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है एक। नेक्स्ट उसके बाद फिर इस लार्ज फिश को किसी बर्ड ने खाया, ठीक है, अब वो एक तो खाएगी नहीं अपनी लाइफ टाइम के अंदर, तो वो हो जाता है 25 ppm के पास। और इमेजिन करो अगर इसी फिश को किसी ह्यूमन ने खा लिया, तो एक एक ह्यूमन जो है वो एक ही फिश नहीं खाता सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, तो वो बहुत सारी खाता है, इसी वजह से वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जो भी अपना फैट सॉल्युबल ये जो केमिकल्स होते हैं उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो दिस फिनोमेना विच इज़ सीन इन द केस ऑफ फैट soluble एलिमेंट्स like mercury or DDT, this phenomena of increasing of concentration on each successive trophic level, that is, ये साफ साफ वो वर्ड लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है, आई डोंट नो मुझे कैसे याद रह गई ये सब चीज़ें, बट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ता रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बायोमैग्निफिकेशन। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजिंग, नेचुरल एजिंग। अब ये यूट्रॉफिकेशन तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, यहाँ पे है नहीं वो डायग्राम, ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगा वो कहाँ पे। तो नेचुरल एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है एक्चुअली, जैसे जैसे मतलब एक वाटर बॉडी है, जैसे जैसे उसका एज होती जाती है, तो वाटर बॉडी जो है ना उसमें पहले तो वो एकदम क्या बोलते हैं पानी होगा बिल्कुल, देन उसके बाद फिर अ, उसके अंदर छोटे छोटे एल्गी ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद विद टाइम क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है ना वो इंक्रीज करना होता जाता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, और कहने का मतलब है धीरे धीरे वो एज कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, और ऐसे करके फिर इन द एंड में वो सब कुछ खत्म भी कर देगा, सब कुछ एक टाइम पे आके सब कुछ खत्म भी हो जाता है इवेंचुअली, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले छोटे प्लांट्स आते हैं, उसके बाद उससे बड़े प्लांट आते हैं, फिर उससे बड़े प्लांट आते हैं, फिर उससे बड़े प्लांट, और फिर लास्ट में वो पूरी वाटर बॉडी ही खत्म हो जाती है इन द एंड, ठीक है। तो जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हम डालते हैं इंडस्ट्रीज या हमारे होम से आता है, इनके अंदर खूब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मतलब एलिमेंट्स होते हैं वेस्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नेचुरल एजिंग है, इसकी प्रोसेस होती तो 1000 ईयर में होती थी, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हो क्या जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट बहुत आराम आराम से इकट्ठा होने चाहिए थे, वो एक ही बार में इतने सारे न्यूट्रिएंट आपके घरों से वेस्ट की फॉर्म में उन वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो जो काम सेंचुरीज में होता है वो काम एक 10 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा आई थिंक कंसर्न का कारण है आजकल, ठीक है, जो कि वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय करने का मेन रीज़न है, ठीक है। तो इसकी वजह से पानी जो है वो एकदम बेकार हो जाता है, ठीक है, दैट इज एल्गी वेल्गी की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे बीओडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो ये बात, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था बीओडी और ऑक्सीजन के लेवल में इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो जहाँ भी ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाएगा ना, वहाँ पे बीओडी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो ये था यूट्रोफिकेशन, और ये था एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये केस स्टडीज़ हैं यार कुछ, ठीक है, ये केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट हैं एज अ कि नाम नाम के बेसिस पे, ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये टाउन ऑफ आर्क्टा, ठीक है, ये है कहाँ पे एक्चुअली, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अंदर, तो ये आम जगह नहीं है, ठीक है, ये मोस्ट आई थिंक रिच प्लेसेस में से एक है, ठीक है। तो ये ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल हैं अभी, ठीक है। तो हुआ क्या था, कुछ कोलैबोरेशन हुआ था हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली एक ऐसा मतलब वाटर का सिस्टम बनाया, कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि इन तीनों चीज़ों का यूज़ करता था। क्लीनिंग क्लीनिंग जो है पानी की, जो पानी जो है वो उसका क्लीनिंग जो है ना वो किसी आर्टिफिशियल सिस्टम का ना यूज़ करके एक नेचुरल सिस्टम का, बेसिकली प्लांट्स का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके इन हैवी मेटल्स को ख़त्म करने का, मतलब पानी से निकालने का, मतलब कोई मशीन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बल्कि ये सारा काम जो है वो नेचुरली हो रहा है,
ठीक है, नॉट क्लोरीन, क्लोरीन तो ऑब्वियसली बाहर से दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, हैवी मेटल्स को निकाल, बेसिकली है, अगर तुम सर्च करोगे ना तुम्हें दिखाई दिखाई देगा कि एक्चुअली है क्या ये चीज़। तो एक्चुअली ये 60 हेक्टेयर्स का एक मास लैंड है, एक बहुत बड़ा दलदल टाइप का ये। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली है क्या, प्लांट्स हैं, जो मैंने बताया था, प्लांट्स का यूज़ करके, एल्गी का यूज़ करके, क्योंकि ये सारे सारे जो चीज़ें हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये प्लांट्स भी एक्चुअली बहुत छोटे वाले प्लांट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा ही बिहेव करते हैं वहाँ पे। तो क्या याद रखना तुम्हें, टाउन ऑफ आर्क्टा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, ये तीन मेथड, 1 2 3। ठीक है, किसका यूज़ किया था उन्होंने, ये याद रखना है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट थिंग। ठीक है, देन उसके बाद इसी को ही FOM भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रख लेना इसका। ठीक है, और कुछ इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज केरला और श्रीलंका का जो नेक्स्ट था वो है इको स्कैन टॉयलेट, जो कि एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे ह्यूमन वेस्ट को। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ह्यूमन एक्सक्रीटा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, तो ये 2 पॉइंट हो गए इसमें से, किसमें से, केस स्टडी। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ के, सिर्फ और सिर्फ नेचर का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो पहला जो है वो मार्सलैंड का यूज़ किया है कैलिफोर्निया, दूसरा है इंडिया में केरला के अंदर एक्सक्रीटा को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करने का यूज़ किया ह्यूमन। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट में क्या केस स्टडी है, तो केस स्टडी इन सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सो वो केस स्टडी जो है वो यहाँ पे है। पहले तो जब इसमें हाईलाइट कर रखा है पहले से एनसीईआरटी के अंदर, तो यू शुड नो व्हाट इज सैनिटरी लैंडफिल्स, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स। नेक्स्ट इज ये एक पॉलीबैग नाम की चीज़ थी, हाँ, दैट इज, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलीबैग्स और जितनी भी पैकेजिंग है, इन्होंने इसका यूज़ किया क्या बनाने के लिए, इसका यूज़ इन्होंने किया ना एक्चुअली रोड्स के लिए, अगर तुम्हें पता हो। ठीक है, सो इनका यूज़ आजकल आजकल भी रोड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग है इसकी। जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, इनको रोड के लिए, आई थिंक इसी चैप्टर के अंदर आगे कहीं ना कहीं ये दिया भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, ओके, हाँ, तो प्लास्टिक वेस्ट वाला ये बैंगलोर के अंदर, यस। सो उससे पहले ई वेस्ट, अगर तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूँ, जितने भी अपनी वर्ल्ड का वेस्ट है वो साथ साथ चाइना और अच्छा, साफ साफ लिखा भी हुआ है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डिसअसेंबल करने के लिए आता है, जिनसे एक्चुअली ये निकाला जाता है, ये चीज़ें निकाली जाती हैं। और फिर इसी इसी डिसअसेंबली के अंदर जो लोग इसको निकालते हैं उनको कई सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो लोग ये हैवी मेटल से एक्सपोज हो रखे होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ई वेस्ट चाइना, पाकिस्तान, इंडिया एंड ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं एक्सेप्ट फॉर चाइना। जितना भी मतलब ह्यूमन लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ यही कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, थर्ड वर्ल्ड। द नेक्स्ट इज केस स्टडी प्लास्टिक वेस्ट, मैं बता रहा था। तो ये कॉलेज है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड प्लास्टिक, रोड वाली बात जो मैं बोल रहा था। ठीक है, अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इससे बहुत बड़ा काम करा जा चुका है, इससे भी ज़्यादा काम हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, पॉलीब्लेंड, व्हाट इज पॉलीब्लेंड, एक रॉ मटेरियल, मतलब यही रॉ मटेरियल यूज़ करते थे हम लोग। ठीक है, ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ। यू शुड नो व्हाट इज पॉलीब्लेंड, यू शुड नो किस कॉलेज में किया था, यू शुड नो पहले बैंगलोर में था ऑब्वियसली। जो US का कैलिफोर्निया है, इंडिया का बैंगलोर है। ठीक है, जो भी चीज़ें सबसे पहले आएगी वो बैंगलोर के अंदर आएगी, नॉट इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली। ठीक है, सो पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड, बैंगलोर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर तुम्हें पता हो तो आजकल बड़ा लोगों को ऑर्गेनिक खाने की आदत हो चुकी है। ठीक है, ऑर्गेनिक खाना जो है ना, कुछ अगर प्योर ऑर्गेनिक खाने की बात करें जो कि बिना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, जैसे गोबर इन सब का यूज़ करके बनाया गया, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शनली हाई प्राइस होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खाना और फूड बनाने के लिए यूज़ होते हैं ना, ये भी एक्चुअली एज अ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन किया, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल मटेरियल जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है,
फर्टिलाइजर के अंदर, तो होगा क्या कि वो प्लांट के अंदर जाएगा और ऑब्वियसली प्लांट से वो फिर सीड में जाएगा उसके, एंड सीड ऑब्वियसली हम एक तो खाते नहीं है, तो बहुत सारे खाते हैं, ठीक है, तो वो सीड फिर हमारी बॉडी में जाएगा और हम एक बार तो खाते नहीं है उसको, तो कई बार खाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा यूजुअली किस केस में होता है, ऐसा यूजुअली होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के केस में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर केमिकल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा भी कई सारे ऐसे केमिकल हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, केस स्टडी अगेन, केस स्टडी जितनी भी है वो सारी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तो ज़ीरो वेस्ट, सबसे पहला बंदा ये रमेश चंद्र डागर, ठीक है, सोनीपत हरियाणा, ठीक है। ऑब्वियसली ये काम बैंगलोर में नहीं हो सकता क्योंकि बैंगलोर में ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है, बैंगलोर इज टेक्नोलॉजिकल कम चीज़, ठीक है। सो हरियाणा, क्या किया इन्होंने, तीन चीज़ें एक साथ, और क्या क्या था वो, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, और ये चौथी, सॉरी नॉट तीन, चार, चौथी चीज़ है। तो ये चार चीज़ें एक साथ कंबाइन, बेसिकली एक का जो वेस्ट मटेरियल था वो दूसरे के लिए काम करता था एज अ फूड सोर्स, ठीक है। तो ये है सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का चीज़, इसके अंदर पैसे बहुत लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही आई थिंक एज अ अगर बोला जाए तो लेबर भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगी और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, और जो आउटपुट आएगा वो भी बहुत कम मिलता है, तो इसी वजह से ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट अगर तुम ज़्यादातर लोग क्या ऑप्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, कम पैसा लगता है और देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस वाले प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा देख रेख करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से इतना पॉपुलर नहीं है ये, और इससे जो आउटपुट आता है वो भी बहुत कम आता है, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी बढ़ाई की हुई है, तो यू शुड नो, ठीक है, यू शुड नो व्हाट इट इज़, ठीक है, यू शुड नो बोथ साइड। तो ये है वो बंदा रमेश चंद्र डागर, सोनीपत हरियाणा, बी कीपिंग, ये, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट, अगर तुम्हें याद हो तो पिछले साल एक सीरीज आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है, 2019 के अंदर, ठीक है, नाम था चेरनोबिल, ठीक है, और ये चेरनोबिल जो है ये यूक्रेन के अंदर है, ठीक है, और ये 3 माइल आइलैंड जो है ये जो है यूएसए के अंदर है। तो बोथ ये दोनों जो हैं, आई थिंक अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब नीट हो जाए तो एक बार ये चेरनोबिल देखने की कोशिश करना, ये बेस्ट सीरीज, कुछ दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म्स और सीरीज में से कुछ एक है ये, ठीक है, तो आई थिंक ये मास्टरपीस होते हैं जो कि देखने लायक हैं, तो एक एक सीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेरनोबिल जो है वो हुआ क्या था वहाँ पे, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से एक प्लांट, रेडियो एक्टिव प्लांट, मतलब थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट जो है वो ब्लास्ट कर गया था, एक्सेसिव हीट की, अगर तुम्हें याद हो तो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, कंट्रोल रॉड्स नाम की चीज़ें होती हैं जो कि ग्रेफाइट से बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन और टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं ना केमिकल रिएक्शन के अंदर जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट और आई डोंट रिमेंबर, बट ग्रेफाइट और एक और एलिमेंट होता था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उससे बनी होती हैं ये, फिर उसमें साफ साफ दिया हुआ है आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी में। सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो स्टार्टिंग में ग्रेफाइट था उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था और वो लोग सही सा ग्रेफाइट नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ग्रेफाइट जो है वो कम करने के बजाय उस रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा था, तो हुआ क्या कि इन द टाइम पे जैसे ही उन्होंने सारे सारे अंदर डाल दिए थे कंट्रोल रॉड्स, ये सोचा कि इससे रिएक्शन कम हो जाएगी, हुआ क्या, उसका उल्टा हुआ और पूरा का पूरा ब्लास्ट कर गया। ये चेरनोबिल के केस में था, 3 माइल आइलैंड के केस में पूरा पूरा प्लांट ही मेल्ट कर गया था, इसका रीज़न क्लियर नहीं है क्योंकि यूएस ने इसको दबा रखा है, ठीक है, और चेरनोबिल भी बहुत दिन तक दबा रहा था, वो तो किसी कारण की वजह से बस वो बाहर आया, ठीक है, बहुत सारे दबाने के केस मतलब बहुत दिन बाद ये बाहर आया, और इवन अभी भी रशिया इसको मानता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था, यूएसएसआर नॉट रशिया। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग। अच्छा, इसके लिए क्या है, कैंसर, ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, अगर तुम्हें याद हो हेल्थ के केस में मैंने बताया था, तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो रेडिएशन का अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत देर तक हो जाता है तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल का रेप्लिकेशन बढ़ जाता है और टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सेल जो मरने के बजाय जिंदा रहना ज़्यादा शुरू कर देगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर, एक्सेसिव unrequired excessive growth is called tumor, that is actually cancer, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रेडिएशन, इंपॉर्टेंट है चेरनोबिल और
थ्री माइल आइलैंड। और अभी के लिए अगर तुम याद रखो तो जो जापान के अंदर आया था, ठीक है। जापान ज़्यादातर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुजरता रहता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस।